नमस्कार, मैं इंडिया आजकल से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ अखबार का यह यूट्यूब चैनल आपके सामने रोज एक या एक से अधिक मुद्दों पर अपनी बात रखता है। अखबार की राय है जो आपके सामने हम यहाँ एडिटोरियल की शक्ल में रखते हैं या किसी वीडियो रिपोर्ट की शक्ल में रखते हैं। आज मैं एक बड़ी गंभीर बात लेकर आपके बीच आया हूँ। दुनिया में मौसम के बदलाव की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनका बार बार होना बढ़ रहा है, साथ ही उनका अधिक खतरनाक होना भी बढ़ रहा है, जिसको वेदर एक्सट्रीम कहते हैं। मौसम की सबसे बुरी मार वो और बुरी होते चल रही है। दूसरी बात, इसकी फ्रीक्वेंसी ये जल्दी जल्दी हो रही है, यानी प्राकृतिक आपदाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं और बहुत बुरी हो रही हैं, पहले के मुकाबले अधिक बुरी हो रही हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जो दुबई शेख लोगों का है, खाड़ी के देशों में दुबई एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। वहाँ के शेख जो हैं मुंबई आते थे, होटलों में ठहरते थे मानसून के दिनों में और बारिश देखते थे। बारिश देखने खाड़ी के देशों के लोग मुंबई आते थे। अब हालत यह है कि दुबई में और आसपास के कुछ और शहरों में, इलाकों में इस कदर बारिश हुई है, अभी इस कदर बारिश हुई है कि जो संपन्न लोग पर्यटन के लिए, खरीदारी के लिए, कारोबार के लिए दुबई जाते हैं, वो देखकर हैरान थे कि दुबई के एयरपोर्ट पर पानी कैसा भरा है। शहर की सड़कों पे गाड़ियां तैर रही हैं। एक कार बह गई, उसमें एक बूढ़ा आदमी गुजर गया, डूब गया उसमें। किसने ऐसी बारिश के बारे में सोचा था? वहाँ पे दुबई जो कि आसमान तक छूने वाली इमारतों को बना चुका है। आपको ध्यान है ना, कहीं शाहरुख खान की तस्वीरों के साथ कोई इमारत आती है, कहीं कुछ होता है, कहीं बुर्ज खलीफा ऐसा कोई नाम सुनाई पड़ता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने फिल्म कलाकार हैं या दूसरे बड़े लोग, जो भी बड़े लोग हैं, उन्होंने वहाँ फ्लैट खरीदा हुआ है, ऐसी चर्चा है। जो एकदम रूखा सूखा दिखता है, जिसमें कहीं भी बारिश की बूंद भी नहीं दिखती है। ऐसे दुबई में इतनी बारिश किसने सोचा था? ये मौतें हुई है वहाँ पे, 19 या कितनी मौतें हुई है दुबई में बारिश की वजह से। किसने सोचा था कि जो शेख हिंदुस्तान आते हैं मानसून पर्यटन के लिए, परिवार सहित आते हैं, रुकते हैं मुंबई में मरीन ड्राइव के किनारे की होटलों पे रुकते हैं, देखते हैं, कई बार तो डर जाते हैं देखकर। पहली बार जो आते हैं वो बारिश मानसून देखकर डर जाते हैं। समंदर की लहरें मुंबई में मरीन ड्राइव पे जैसे ऊपर आसमान तक पहुंचती है तो दहशत होती है वहाँ के लोगों को देखने में। अब वहाँ पे इमारतों में, मॉल में, सब जगह ऐसा पानी भरा है। एक वीडियो मैं देख रहा था कि एक मॉल के भीतर महिलाओं को, जिनके जूते चप्पल भीगने का डर ज़्यादा रहता है, जो सामान खरीदने की जो ट्रॉली रहती है, शॉपिंग ट्रॉली, उसमें महिलाओं को बिठा बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पानी में ले जाया जा रहा था। लेकिन मौतें कम हुई हैं वहाँ पे बगल के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुकाबले। इसी एक हफ्ते में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, ये परसों तक के आंकड़े हैं मेरे पास में, बुधवार तक के, 135 मौतें इन दो देशों में हो चुकी है। अगल बगल में बारिश, बाढ़, मकान गिर गए, छत गिर गई, दब गए लोग, 135 मौतें हो चुकी हैं। अफ़गानिस्तान में 70 और तकरीबन उतनी ही मौतें पाकिस्तान में हो गई हैं। इस कदर की बारिश किसने देखी सुनी थी? हालांकि पिछले साल भी एक बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, मैं उसके आंकड़े देख रहा था उस बाढ़ के। 2023 की बाढ़ में करीब 160 लोग मारे गए थे। मौतें तो ठीक हैं, गरीब देश हैं, यहाँ मौतें होते रहती हैं। इतना बड़ा इलाका पाकिस्तान का पानी में डूब गया था और इतने हफ्ते वो डूबे रहा।
वहाँ न हेलीकॉप्टर उतर सकता था, न मदद पहुँचने का कोई रास्ता था। वहाँ जाने की सड़कें पूरी बह गई थी, वहाँ के पुल बह गए थे, उन इलाकों तक पहुँचने का कोई जरिया नहीं था मदद पहुँचाने का। पाकिस्तान में वैसे भी अगर हिंदुस्तान में रहने वाले ये सोचें कि 1947 में अलग हुआ है पाकिस्तान, तो भारत से उसकी कोई तुलना की जाए तो वो तुलना नहीं हो पा रही है, इसलिए कि धर्म का इतना बोलबाला पाकिस्तान में रहा, धर्म की वजह से धार्मिक कट्टरता का, धार्मिक कट्टरता की वजह से धार्मिक आतंक का, कट्टरपंथी लोगों का इतना बोलबाला वहाँ पे रहा। वहाँ की सरकार, वहाँ की फौज, वहाँ की क्रिकेट टीम, सबके ऊपर धर्म का इतना गहरा साया रहा कि धर्म से परे उन लोगों ने बहुत सारी तैयारियां नहीं की। क्रिकेट खेलते थे तो मैदान पे पहले वो दुआ पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, कुछ करते थे, उनको लगता था मैच उसी से जीतेंगे। एक समय की अच्छी खासी टीम थी पाकिस्तान की। अब भारत के मुकाबले कोई पाकिस्तान की टीम का नाम नहीं लेते। मैं केवल भारत से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि जहाँ कहीं धर्म का बोलबाला रहेगा, चाहे वो अफगानिस्तान रहे, चाहे वो पाकिस्तान रहे, चाहे कोई और देश रहे, उन देशों का यही हाल होगा। इसलिए होगा कि तमाम चीज़ें लोग भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, अल्लाह की यही मर्जी है ऐसा कह देते हैं, अपनी तैयारी नहीं करते हैं। आपको ध्यान है हिंदुस्तान में भी था, मैं हालांकि हिंदुस्तान की बात करना नहीं चाहता हूँ, हिंदुस्तान में भी एक प्रवचन करने वाले बहुत बड़े, बहुत महान, बड़ी शोहरत वाले लाखों की भीड़ आती है, ऐसे एक प्रवचन करता है। उन्होंने कहा था कि बेलपत्री, एक जोड़ी बेल का पत्ता, उसको लेके उसमें चंदन लगा के कुछ करके शिवलिंग पे लगा दो, उसके बाद कभी फेल नहीं होंगे, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा था। सारे कोचिंग सेंटर भूखे मर गए रहते, किताब कॉपी सब रद्दी में बेच देते लोग, हो नहीं पाया। चर्चा ये है उनका अपना बच्चा फेल हो गया स्कूल एग्ज़ाम में। हो सकता है कुछ एक डॉक्टर अपने घर के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, हो सकता है ऐसा उन्होंने अपने बच्चे को ये तरकीब न बताई हो कि बेलपत्री को चंदन लगाकर शिवलिंग पे रखो तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी फेल नहीं हो सकते। हो नहीं पाया ऐसा, उनका अपना बच्चा फेल हो गया। धर्म जो है मति को कुंद कर देता है। मति की जानते हैं, दिमाग को कहते हैं, दिमाग को कुंद कर देता है धर्म। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी ताकत जो है बहुत सारी धर्म में लग जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों की ताकत इसमें लग जा रही है कि महिला को कैसे बुर्के में रखें, बुर्के के अलावा घर में रखें, कैसे लड़कियों को पढ़ने न दें, इसमें उनकी पूरी ताकत लग जा रही है। एक देश जो तरक्की कर सकता था, अपनी महिलाओं को बराबरी से काम करने का मौका दिए बिना कोई देश तरक्की कर सकता है? लेकिन अफगानिस्तान के शासक जो हैं तालिबान, उनकी पूरी ताकत इसमें लग रही है कि जाने कौन सा इस्लाम का, शरीयत का एक कौन सा एडिशन उनके पास है, उसको गिनाते हुए घर में रखो महिलाओं को, बाहर ना निकलने दो, उनको पढ़ने मत दो, काम मत करने दो, और भूखे मर रहे हैं वहाँ पर। भूखे मरने की नौबत है, मुझको अच्छा नहीं लगता। भले आस्थावान लोग भूखे मरे, मुझको अच्छा नहीं लगता। आस्थावान तो बाद में बने हैं। आस्था जो है ये 3-4 हजार साल की है, ये धार्मिक आस्थाएं सारी की सारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इंसान की जिंदगी में सिवाय बर्बादी के। इसके पहले 50-60 हजार साल से इंसान थे, मौजूदा इंसान थे, कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी, कभी ऐसे भूखे नहीं मरे थे। आज मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ, सोच के देखिएगा। जिस इज़राइल के शहर में, जिस राजधानी में बैठकर वहाँ से वहाँ की सरकार तमाम किस्म के फैसले ले रही है, फिलिस्तीन के लोगों को थोक में मार रही है। 33 हजार से ज़्यादा लोग तो 8-10 दिन पहले तक मार चुकी थी इजराइल की सरकार। वहीं का शहर
जेरूसलम, उस शहर से 3 धर्म निकले थे, 3 धर्म उसी जेरूसलम से। वहीं से क्रिश्चियनिटी निकली, वहीं से इस्लाम निकला, वहीं से जुडाइज्म निकला जो यहूदियों का धर्म है। 3 धर्म वहीं से निकले, एक शहर से निकले हैं 3 धर्म। 3 के ईश्वर वहीं पे केंद्रित हैं, वहीं ऊपर आसमान में होंगे तीनों के ईश्वर। बगल के गाजा में बम मार मार कर, बम फेंक फेंक कर, गोली मार मार कर बीमार बच्चे, महिलाएं थोक में मार रहे हैं उनको। कोई ईश्वर नहीं आ रहा, एक भी ईश्वर नहीं आ रहा जो आके कहे कि मैं इस गोली को रोक लूंगा, इस बम को रोक लूंगा। मैं रजनीकांत रोक लेता अगर रहता वहां, तो दांत में गोली पकड़ लेता। इजरायली फौज की चलाई हुई फिलिस्तीनी बच्चे तक पहुंचने के पहले दांत में गोली पकड़ लेता रजनीकांत। ईश्वर नहीं रोक पा रहा है। तो खैर मैं बात से न भटक जाऊं। अभी की बारिश में जो दुबई में जो हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हुआ, जो वेदर एक्सट्रीम होते चल रहे हैं, ये कहां तक पहुंचेंगे, क्या होगा इसका। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था एक अखबार की, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया गर्म होते चल रही है। आप पढ़ रहे हैं ना, ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं, उनकी वजह से बाढ़ आ जा रही है। बाढ़ याद है ना आपको, केदारनाथ की बाढ़ देखी थी कुछ साल पहले हमने, हजारों लोग मरे थे, सैकड़ों की लाशें निकली भी नहीं है, दफन हो गई होगी पहाड़ियों पे। 25 साल में भारत की आय 22% कम हो जाएगी, 22% कम हो जाएगी। किसको कहते हैं देश की आय 22% कम हो जाना? मुझको लगता है कि अडानी अंबानी इनकी कमाई 22% कम हो जाने से इनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंबानी परिवार की शादी में जितना खर्च हुआ है उसमें 22% कम हो या बढ़ जाए, हमको क्या पता लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं इस देश के या दुनिया के, इनकी आय अगर 22% कम हो जाएगी, पूरी दुनिया की आय 19-20% गिर जाएगी। आप कल्पना करके देखिए, अगर आज आपकी कमाई 10,000 रुपये है, वो 8,000 रह जाए तो घर कैसे चलेगा आपका? सोच के देखिए कौन कौन सी चीज़ों की कटौती करनी पड़ेगी। 20% अगर कम हो जाएगी कमाई तो कटौती कौन कौन सी चीज़ों की करेंगे? केबल टीवी कटवाएंगे कि डिश एंटीना कटवाएंगे? फ्रिज में सामान जो रहते हैं, कहीं मक्खन कहीं जैम, ये तो खैर 10,000 तनख्वाह वाले तो कहीं देख नहीं पाते इन चीज़ों को। बच्चों के लिए दूध अंडा अगर आ जाता होगा तो बंद हो जाएगा वो। मैं एक दूसरी रिपोर्ट आपको बतलाता हूँ, ये दिलचस्प रिपोर्ट है। ये अमेरिका के एक बड़े प्रतिष्ठित शोध संस्थान की ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 38 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा दुनिया का क्लाइमेट चेंज की वजह से। 38 ट्रिलियन डॉलर, ये कितना होता है ये मैं अभी आपको नहीं बतला सकता, मुझको उतने शून्य नहीं आते हैं। लेकिन भारत की जो हसरत है वो है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की। उससे करीब करीब 8 गुना ज़्यादा नुकसान, भारत की टोटल हसरत जो है उससे 8 गुना ज़्यादा अधिक नुकसान दुनिया का जलवायु परिवर्तन की वजह से हो जाएगा 2050 तक। बड़ा नुकसान रहेगा ये। दूसरी बात बतलाऊं मैं आपको, जो आर्थिक नुकसान दिखेगा, जो आंकड़ों में आ सकेगा, उसके अलावा लोगों की मौतें, घरों का बह जाना, सड़कों का बह जाना, किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचे का खत्म हो जाना। आप सोचिए, अस्पताल बह जाए, स्कूल बह जाए, आंगनवाड़ी केंद्र बह जाए, उससे केवल इमारतों का नुकसान नहीं होगा,
उससे उस इलाके के रहने वाले लोगों का नुकसान होगा कि उनको टीके नहीं लग सकेंगे, उनकी मेडिकल जांच नहीं हो सकेगी, बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, पोषण आहार मिल नहीं सकेगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये नुकसान बढ़ते चलेगा। ये मौसम के बदलाव की वजह से ये होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट कहलाता है वो, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों ने कहा था कि हम अपने देश में कोयले का इस्तेमाल जो बिजली बनाने में होता है, इंजन चलाने में होता है, खाना पकाने में होता है, इसको घटाएंगे। नेट जीरो कहते हैं कि हम कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेंगे 2050 तक। कई देशों ने अलग अलग तरह की सहमति दिखाई थी। अगर ऐसा किया जाता है 2050 तक ये सब देश अपनी कही हुई बातों को पूरा करते हैं, तो उसकी कुल लागत जो है $6 ट्रिलियन रहेगी। $6 ट्रिलियन। न करने की लागत $38 ट्रिलियन रहेगी। नुकसान जो है $38 ट्रिलियन तक का होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकना, क्लाइमेट चेंज के नुकसान रोकना, अभी से लेकर 2050 तक इसकी कुल लागत जो है ये $6 ट्रिलियन ये आएगी। जितनी सहमति हुई है उस पर अमल करने में, और उसके 6 गुना से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम इसको नहीं करेंगे। तो ये जो दुबई का जो अभी देख रहे हैं आप, ये कुछ नहीं है, ये एक दाना है हंडी से निकला हुआ। पका है कि नहीं पका देखने के लिए हंडी से एक दाना निकालते हैं, ये दाना है। दुबई तो बच गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, 137 लोग परसों तक मरे थे, आज तक हो सकता है आंकड़ा बढ़ गया हो। पिछले साल की बाढ़ को अगर देखें तो पाकिस्तान का मैंने आंकड़ा अभी आपको बताया, 159 लोग कम से कम मरे थे पाकिस्तान में। मैं उसके पहले की एक बाढ़ के बारे में बतला दूं आपको। 2020 की पाकिस्तान की बाढ़ 410 लोग मरे थे। इसलिए मैं पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहा हूं। हिंदुस्तान के मुकाबले उनका ढांचा, बचाव के तरीके उनके बड़े कमज़ोर हैं। इसलिए मैं बतला रहा हूं कि वहाँ कितनी ज़्यादा मौतें हो रही है। देश छोटा है, हिंदुस्तान के मुकाबले मौतें ज़्यादा हैं। भरोसा ऊपर वाले पे है, काम आ नहीं रहा है। वो जो भी क्रिकेट टीम, जो भी मजदूर, जो भी कारोबारी, जो भी फिल्म कलाकार सिर्फ ऊपर वाले पे टिके रहेंगे, काम आएगा नहीं। वो आपकी अपनी मेहनत सबसे पहले लगती है। आखिरी में जाके अगर कोई है ऊपर तो आधा 1% आपकी मदद कर दे आपके अच्छे कामों को देखते हुए तो एक अलग बात है। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है ऊपर। मेरे हिसाब से ऊपर अगर कोई रहता तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अलग अलग अंतरिक्ष यान गए हैं उनको लात मार के गिरा दिया रहता कि तुम्हारी औकात कैसे हुई यहाँ तक आने की। वो हुआ नहीं है आज तक। चांद पर पैर धर के आ गए। इधर हिंदू मुस्लिम धर्म के बहुत सारे कैलेंडर जो हैं वो चांद के हिसाब से चलते हैं, वहाँ लात रख के आ गए। उन्होंने और क्या क्या किया होगा अपोलो के यात्रियों ने, नील आर्मस्ट्रांग और बाकी लोगों ने, मुझको नहीं मालूम है। गए थे वहाँ पे, देर लगी होगी पहुँचने में, हो सकता है कुछ और भी किया हो। पैर तो रखा ही था, उतना तो दिखा था मुझको। उसी चांद के आधार पे यहाँ तय हो रहा है बहुत कुछ। लोग पत्थर पहना दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना है। क्लाइमेट चेंज इससे नहीं बचना है। बचेगा तो प्रदूषण को घटाने से बचेगा। और एक दूसरी बात को और समझ लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो विकराल प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, ये वहाँ के स्थानीय प्रदूषण से नहीं है। वहाँ तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीबी है। गरीब व्यक्ति सबसे कम प्रदूषण करते हैं। जो सबसे संपन्न व्यक्ति हैं, सबसे संपन्न देश हैं,
वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। अमेरिका इतना ईंधन खर्च करता है, एक पिज़्ज़ा खाने में वो इतना बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स इस्तेमाल करता है, ग्लास के ऊपर ग्लास रखता है, उसको पीता है, फेंक देता है। इतना प्रदूषण है वहाँ पे, इतनी खपत है सामान की, इतना कार्बन फुटप्रिंट ऐड करता है अमेरिका। आपको ध्यान है हिंदुस्तान के हिमालय में, नेपाल में, हिंदुस्तान में हिमालय में बर्फ़ में कहा जाता था हिम मानव, हिम मानव एक कल्पना थी। 8 फीट 10 फीट का एक हिम मानव रहता है, उसके पाँव के निशान कहीं पे मिले हैं, फुटप्रिंट कहते हैं उसको। अमेरिका और ऐसे संपन्न देशों के फुटप्रिंट जो हैं, ऐसे ही दानवाकार फुटप्रिंट इस धरती पर हैं। उनके कार्बन फुटप्रिंट ऐसे दानवाकार हैं। येती कहते हैं हिमालय में, या हिम मानव कहते हैं, काल्पनिक है शायद। उसके जितने बड़े फुटप्रिंट रहते हैं, अमेरिका का उतना ही बड़ा कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में है। प्रदूषण वहाँ हो रहा है, उसका नुकसान दूसरे देशों को झेलना पड़ रहा है। गरीब देश ज़्यादा झेल रहे हैं नुकसान को। गरीबों को मोर्चे पर आकर विरोध करना चाहिए संपन्न देशों का, उनसे मांग करना चाहिए मुआवजे की। पाकिस्तान ने की थी मुआवजे की मांग पिछले साल जब बाढ़ आई थी, तो कि ये बाढ़ हमारे लाई हुई नहीं है, ये संपन्न देशों ने जो क्लाइमेट चेंज किया है उसकी वजह से हम झेल रहे हैं, हमको दिया जाए मुआवजा। तो ऊपर वाले से मांगने के बजाय अमेरिका से मांगना चाहिए, उसमें संभावना ज़्यादा रहेगी। मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन कहाँ से क्या मिल सकता है ये मैं आपको ज़रूर बतला रहा हूँ। आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान में 4 धाम की यात्रा और जो बद्री केदार जिन पहाड़ियों पे है, वहीं पे इतनी बाढ़ आ रही है कि हजारों लोग मर गए। इतने ईश्वर जहाँ बसे हुए हैं, वहाँ पे क्यों होना चाहिए था ऐसा? देवभूमि कहते हैं, आस्थावान जाते हैं, धर्मालु लोग जाते हैं, क्यों होना चाहिए था? पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने ईश्वर की उपासना करता है। मैदान में खेलने के पहले वहाँ पर दुआ करता है, क्यों होना चाहिए था वहाँ ऐसा? आप पूछ के देखिएगा कभी अपने ईश्वर से, क्यों गाज़ा के बगल में जहाँ से 3 ईश्वर निकले हैं, अभी 3-1000 साल के भीतर की बात है, 3 ईश्वर निकले हैं वहाँ से, क्या उनका योगदान है बेकसूरों की मौत को बचाने में? तो ये क्लाइमेट चेंज, इसको प्राकृतिक आपदा वगैरह कहना भी बंद करना चाहिए। ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। ये कोशिश करना चाहिए अपने अपने देश में, अपने अपने प्रदेश में प्रदूषण को कैसे कम करें। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने आल औलाद के लिए मकान छोड़ के जाना काफ़ी नहीं है। बुरी बात नहीं है, छोड़ के जाइए अगर छोड़ सकते हैं तो। अच्छी बात यह है कि कम प्रदूषित धरती छोड़ के जाइए, हवा में जहर छोड़ के मत जाइए, पानी के सारे स्रोत जो हैं उनको सुखा के मत जाइए, खान पान में जहर मत मिलाइए। जितनी मछलियां आ रही है ना, उनके बदन से प्लास्टिक निकल रहा है, माइक्रो प्लास्टिक। जो बच्चे हैं उनकी नाल से माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। महिला अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसमें माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। इसको बेहतर करके जाइए। मकान छोड़ना काफ़ी नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी नहीं है। एक बेहतर धरती छोड़ के जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि जो दुबई में जो अभी बारिश हुई, बाढ़ आई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जिस तरह से बर्बाद हुए हैं, इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और जो ये आंकड़े हैं मेरे पास कि 25 साल में 22% गिर जाएगी भारत की आय, और ये पूरे दुनिया का है। पूरे दुनिया का आंकड़ा है 19%। भारत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है 3%। पूरी दुनिया की 19% आय गिरेगी, भारत की 22% गिरेगी। ये 3% एक्स्ट्रा क्यों है, यहाँ के नेताओं से आपको पूछना चाहिए। एक दिक्कत कहाँ पे आ गई है मैं बतलाता हूँ आपको।
क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया की सरकारों का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो है 25 साल की। और हिंदुस्तान जैसे देश में, और अमेरिका में तो 4 साल की ही सरकार बनती है, यहाँ तो 5 साल की है। हिंदुस्तान जैसे देश में 5 साल में सरकार ही चली जाती है, दूसरी सरकार आती है। यहाँ राजनीतिक दलों को, यहीं नहीं अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता हो जाती है अगला चुनाव कैसे जीतें, सत्ता पे काबिज कैसे हो, अगर काबिज हैं तो कैसे काबिज बने रहे। जब आपकी सारी प्राथमिकताएं 4 साल और 5 साल तक सीमित हैं, आपको 25 साल की मंजिल नहीं दिखती। दुनिया में दिक्कत ये हो रही है कि सरकारें 4 साल 5 साल के लिए आती हैं और हम टारगेट तय करते हैं 25 साल का। किसको परवाह है इस 5 साल तक मैं जीत के आऊं, इससे ज़्यादा किसको परवाह रह जाती है। तमाम सरकारें ये सोचती हैं कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए हम जो वायदा करके आए हैं पेरिस में, उसको लागू अगर हम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा जनता को आज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके फ़ायदे को दिखने में तो 25 साल लगेगा। 5 चुनाव निपट जाएंगे, 5 चुनाव में जिसका फ़ायदा ना मिले और 5वें चुनाव के बाद जाके जिसका फ़ायदा दिखेगा तो वोटर नहीं बचेगा आज का उस समय जिंदा। राजनीतिक दल 5 साल से ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, 5 साल से दूर देख नहीं पाते हैं, और जलवायु परिवर्तन को रोकना 25 साल से कम का काम नहीं है। कैसे होगा सोच के देखिए। कम से कम ईश्वर के पास मत जाइएगा। 3 ईश्वर बैठे हैं वहाँ पे गाज़ा के बगल में लगे हुए, 3 ईश्वर। एक भी 33,000 मौतों को नहीं रोक पाया है, कम भी नहीं कर पाया। अधिकांश औरत बच्चे हैं 33,000 में मरने वालों में, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे दिल दहल जाएगा। मैं तो देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं होके आया हूँ गाज़ा, नहीं देख पाता हूँ मैं उन तस्वीरों को। किसी ईश्वर का मन विचलित नहीं हुआ, बतलाऊं आपको मैं। सारे ईश्वर मजे में बैठे हैं। स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज जो जहाँ पे है वहाँ मजे में है। वहाँ क्या क्या सहूलियतें हैं आपने सुनी हुई है ना, कुछ अप्सरा और क्या हूरे हैं और कई तरह का आपको बतलाया होगा किसी धार्मिक व्यक्ति ने। एक जगह जेरूसलम से 3 ईश्वर निकले हैं, 3 मौतें भी नहीं रोक पाए हैं वो 3 मिलके। ये लोग धरती को नहीं बचाएंगे, सरकारें भी नहीं बचाएगी। सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, आप ही को करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सरकारों से ज़्यादा लंबा सोचना पड़ेगा। आपकी अगली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते, ये अगले 50 साल 100 साल जिंदा रहेंगे धरती पर। उनके बारे में सोच के देखिए, क्या वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर, गैस मास्क लगाकर चलेंगे धरती पर? क्या करेंगे वो? तस्वीरें भयानक आ रही हैं। एक तस्वीर किसी ने बनाई है कार्टून की तरह कि एक पेड़ दिख रहा है, उसके सामने कुत्ते लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि पेड़ के तने पर पेशाब करते हैं। ये कितनी वैज्ञानिक है बात मुझको नहीं मालूम। मैं कई को खंभों पे भी पेशाब करते देखता हूँ, किसी को दीवार या मेरी गाड़ी के चक्के पर भी कई कुत्ते पेशाब करते हैं, उनको पसंद आता होगा चक्का। लेकिन पेड़, एक पेड़ के सामने 200 कुत्ते कतार लगा के बैठे हैं, किस लिए कि पेड़ ही नहीं बचे हैं, गिने चुने पेड़ हैं। तो एक एक पेड़ पे 200 कुत्तों ने लाइन लगा ली है पेशाब करने के लिए। इंसानों का क्या होगा? इंसानों को कहीं साया नहीं मिलेगा पेड़ों का, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, हवा नहीं मिलेगी साफ। दिल्ली शहर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ और वो इतना प्रदूषण पा रहा है उसका फेफड़ा जैसा कि उसने सिगरेट पी हो। एक दिन का बच्चा दिल्ली में इतना प्रदूषण पा रहा है जैसे कि उसने कुछ सिगरेट पी हो।
हर दिन सिगरेट पीने जितना प्रदूषण पा रहा है दिल्ली का बच्चा, हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं बच्चों के लिए? क्या हमारा और आपका ये हक है कि आने वाले कल को बर्बाद करके जाएं? क्या ये हक है इतना प्लास्टिक छोड़ के जाएं, इतना जला के जाएं, इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर छोड़कर जाएं कि अगले 100, 200, 1000 साल तक वो प्लास्टिक, वो प्रदूषण खत्म ना हो सके? कुछ एक ऐसे जहर हैं जिनको फॉरएवर पॉइजन कहा गया है। फॉरएवर, वो एक बार बन गए कारखाने में, अनंत काल तक 10,000 साल, 20,000 साल रहेगी धरती, तब की बात है। अभी परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग 2025 भी न देख पाए, सारे कष्टों से सबकी मुक्ति हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे जहर हम पैदा कर रहे हैं। फॉरएवर पॉइजन्स किसको कहते हैं? फॉरएवर, और कुछ फॉरएवर नहीं है जहर को छोड़कर। ऐसे जहर हमारे कारखाने बना रहे हैं, हमारी सरकारें बेचने की इजाज़त दे रही है, हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहीं नाली से मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। फॉरएवर पॉइजन, फॉरएवर केमिकल्स, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। सोच के देखिएगा, मैंने टुकड़ा टुकड़ा कई तरह की बातें आपसे कही हैं। जो आखिरी काम आपको करना चाहिए वो ये कि इसको भगवान भरोसे छोड़ दो, कभी मत छोड़ना। आप जिस प्रवचनकर्ता को सुनने लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, वो शिवलिंग और बेलपत्री और चंदन से अपना बच्चा पास नहीं करा सका। मैं किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो बतला रहा हूं। ईश्वर पे कभी मत छोड़िएगा। अगर क्लाइमेट चेंज उसको रोकना ही रहता, वो ऐसे केमिकल बनने ही क्यों देता? कारखानों की चिमनी जो लगातार जहर उगल रही है, उसको क्यों चलने देता कारखाने को? आपने देखा नहीं, हिंदी की कई फिल्मों में हाथ ऐसा करते हैं, उससे बिजली निकलती है, जाके नष्ट कर देती है किसी को। यूनियन कार्बाइड के भोपाल के कारखाने को ऐसे ही नष्ट कर देता है ईश्वर। ऐसा क्यों नहीं कर पाया? भोपाल का अखबार नवीस था, पत्रकार था, राजकुमार केसवानी, दोस्त था मेरा। 1983 में जब यूनियन कार्बाइड का, शायद 83 की ही बात है, जब यूनियन कार्बाइड का ये हुआ हादसा 83 या 84 में, उसके कई साल पहले से वो लिखते आ रहा था कि ये यूनियन कार्बाइड के कारखाने में ऐसी खतरनाक गैस है, ये लीक होगी तो हजारों लोग मरेंगे। हुआ ठीक वही। पूरी दुनिया में वो एक स्टार बन गया था राजकुमार केसवानी उस दिन। कोई ईश्वर नहीं रोक पाता मौतों को, थोक में मरते हुए देखते हैं तमाम ईश्वर। गाज़ा बड़ी मिसाल है, आप सर्च करके देखिएगा जेरूसलम कितनी दूर है गाज़ा से। पत्थर मारेंगे शायद चले जाएगा वहाँ तक, और कौन रोक पा रहा है मौतों को? इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है इसको आप रोक सकते हैं अपनी सरकारों पे दबाव डालकर, अपने आसपास प्रदूषण को रोक कर। सरकारें नहीं रोकेगी, वो 5-5 साल के लिए आती है। 2050 तक आज से लेकर 5 सरकार आई गई हो जाएगी। किसी राजनीतिक दल को इतनी परवाह नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए 25 साल का पूंजी निवेश करे, क्योंकि 22% भारत की आय घट जाएगी तो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा। धीरे धीरे तो लोग 100 रुपया पेट्रोल खरीदने लगते हैं। ये 22% से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है दाम यहाँ, तो लोग आदी हो जाते हैं तकलीफ झेलने के। लोग 22% कमाई को गंवाने के भी आदी हो जाएंगे। सरकारें इस तरह से सोचती हैं। आपको बचा के जाना है धरती को। आप बात कीजिए अपने आसपास के लोगों से, मेरे इस वीडियो को दिखा के बात कीजिए। आधे लोग गाली बकेंगे कि ये ईश्वर को नहीं मानता है, बकने दीजिए, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनमें से किसी का ईश्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
बिगाड़ेगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन आप बात कीजिए अपने आसपास, इस प्रदूषण को रोकने की बात कीजिए, धरती को बचाने की बात कीजिए। अगर आल औलाद को आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाइए, ठीक है। फिर मिलेंगे। आपको मेरा एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो इस हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक को दोस्तों को भेजिएगा ताकि उनसे बात कर सकें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और आपको कहना चाहता हूँ, बाज़ार जब भी जाते हैं कपड़े का झोला लेकर जाइए। कपड़े का नहीं है तो ऐसा प्लास्टिक का झोला लेकर जाइए जो पहले से है घर में, नया प्लास्टिक नहीं है, जो बार बार इस्तेमाल हो सकता है, इतना मजबूत है। निवाड़ जैसा बुना हुआ प्लास्टिक रहता है जिसको 100 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आ ही गया है घर में तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बाज़ार में आपको मुफ्त में भी अगर कोई दे रहे हो फल सब्जी या कोई दूसरा सामान, उसको मत लीजिए पॉली बैग में, आप उसको केवल अपने कपड़े के झोले में लीजिए। कपड़े का झोला लेकर निकलिए। हिंदुस्तान में झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप आदमी, इसको गाली माना जाता है। मेरा मानना है कि जो झोला छाप लोग हैं यही धरती को बचाएंगे। आप झोला लेके निकलिए। आप सोच के देखिए कि मजबूत कपड़े के झोले सिलवा लीजिए। किसी के घर जाते हैं जन्मदिन पर, किसी और मौके पर, गिफ्ट पैक मत कीजिए। जो सामान दे रहे हैं उसको झोले में रख कर दीजिए कि हमको खुशी होगी कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कपड़े का, जूट का, मैं राजस्थान गया तो वहाँ पुरानी साड़ियाँ जो हैं उसके झोले बने हुए हैं। आप 100, 200, 400 रुपए का राशन दूसरा सामान खरीदें, उसी झोले में डाल के आपको दे देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते उसका। तो एक छोटी सी सलाह मेरी ये है कि पॉलीथीन, पॉली बैग, इसका इस्तेमाल बंद कीजिए। कपड़े के, जूट के, कैनवास के ऐसे झोलों का इस्तेमाल कीजिए। लेके चलिए अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल डिब्बे में रखिए, कार में रखिए, साइकिल पे भी चलते हैं तो लेके चलिए। अगर खरीदारी करने जा रहे हैं तो बार बार का ये पॉली बैग का जो प्रदूषण है ये हजारों साल तक टिके रहने वाला है। हम इतनी शुरुआत तो खुद कर सकते हैं। हम जाके कोयला का बिजली घर तो बंद नहीं कर सकते, इतनी शुरुआत तो हम कर सकते हैं कि ये प्रदूषण हम घटाएं। सोच के देखिएगा इतना। फिर मिलते हैं।